हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो हमने मृदा तथा फसलें चैप्टर जो है उसका जो पहला पार्ट पढ़ा था, आज दूसरा पार्ट हम लोग बना रहे हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और फिर इस पार्ट को भी आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 9 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षाएं करानी हैं और जिसके लिए ये परीक्षाएं रद्द नहीं की जा रही हैं, ये परीक्षाएं होंगी क्योंकि सरकार का आदेश आ चुका है कि उस दिन सारे जितने भी लोकल वाहन और जितने भी वाहन होंगे सब चलेंगे। तो सरकार ने तय कर लिया है कि हाँ, उस दिन परीक्षा करानी ही है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रही हैं तो डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका भी एग्ज़ाम हो सकता है। प्रमोट करने का जो फैसला है, हो सकता है प्रमोट ना किया जाए, एग्ज़ाम करा दिया जाए। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम होगा, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि आप परीक्षा तक अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं। फसल चक्रण के सिद्धांत लिखिए। या फसल चक्रण या फसल चक्र क्या होता है। देखिए बीटीसी 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं कि फसल चक्रण आखिर होता क्या है। तो देखिए फसल चक्रण यानी कि क्रॉप रोटेशन, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। तो आप समझे कि एक फसल के बाद दूसरी फसल लेना जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो नष्ट ना होने पाए, फसल चक्रण कहलाता है। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। इसको और अच्छे से हम देखते हैं। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाती है। तो इसका मतलब फसल चक्रण ये होता है कि हम फसलों को इस प्रकार बोएं कि जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति भी कम ना हो और हमें अपनी फसल भी मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फसल चक्रण के सिद्धांत देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसलों से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित बनाए रखने के लिए और अधिकतम आर्थिक लाभ कमाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाना चाहिए। क्योंकि देखिए हम फसल को अगर अच्छे ढंग से नहीं बोएंगे तो एक फसल के बाद दूसरी फसल और फिर तीसरी फसल अगर हम बोते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो सकती है। इसके लिए काफ़ी सारे सिद्धांत हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहला देखते हैं, गहरी जड़ों वाली फसल के बाद उथली जड़ों वाली फसल। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें बोना चाहिए। इससे दोनों फसलों की पैदावार अच्छी होती है। इसमें दोनों फसलें एक ही सतह से भोजन न लेकर विभिन्न सतहों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। इसमें दोनों फसलों को उचित मात्रा में भोज्य पदार्थ मिल जाता है तथा भूमि की सतह जिसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक कम नहीं हो पाती। जैसे मेथी, अरहर के बाद गन्ना बोना, कपास के बाद मटर बोना। ठीक है, मतलब फसलों को हम इस तरह लगाएं कि कुछ गहरी जड़ें वाली फसलें हों और कुछ उथली जड़ों वाली फसलें हों, ताकि जो ऊपर वाली जड़ें होंगी वो ऊपर की जो मिट्टी होगी उससे उर्वरा शक्ति अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगी, तो वहाँ की शक्ति भी ज़्यादा कम नहीं होगी। और जो नीचे वाली जड़ें हैं वो वहाँ से अपनी पूर्ति करेंगी भोजन की। तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, फलीदार फसल के बाद फलीहीन फसल। ठीक है, फलीदार फसलें भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं जबकि फलीहीन फसलें उर्वरा शक्ति को कमज़ोर करती हैं। अतः भूमि को उपजाऊ बनाने वाली फसलें उगाना चाहिए। फलीदार फसलों जैसे मटर आदि की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिन्हें नोड्यूल कहते हैं। इन गांठों में नाइट्रोजन संग्रहित करने वाला बैसिलस रेडिसिकोला नामक बैक्टीरिया होते हैं। फसल काटने के बाद ये खेतों में रह जाते हैं और खेत को काफ़ी उपजाऊ बना देते हैं। अतः मूंग, ग्वार, लोबिया, सनई आदि के बाद गेहूं, ज्वार के बाद बरसीम तथा मटर, कपास के बाद मेथी आदि बोना चाहिए। तो फसलों को हमें इस क्रम में बोना चाहिए
ताकि जो फलीदार फसलें होती हैं उनकी गांठों में जो नाइट्रोजन संग्रहित करने वाले जीवाणु होते हैं उनसे हम लाभ ले सकें। चलिए अपना अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसल। अधिकांश खाद चाहने वाली फसलें जैसे आलू, तंबाकू, गन्ना, मक्का आदि को काटने के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए, क्योंकि फसलों के कटने के बाद भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद शेष रह जाती है, जो कम खाद चाहने वाली फसलों को उपयुक्त पोषण प्रदान करती है। तो हमें इस प्रकार फसलों को बोना चाहिए कि अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। ये अपना चौथा पॉइंट है अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसल। फसलों में लगातार अधिक पानी देने से भूमि में वायु संचार रुक जाता है। वायु संचार के कम अथवा बंद हो जाने से आवश्यक रासायनिकों का आदान प्रदान रुक जाता है। इससे लाभदायक बैक्टीरिया अपनी क्रियाशीलता खो बैठते हैं। ऐसी भूमि में हानिकारक खरपतवार पैदा हो जाते हैं और फसलों की पैदावार कम हो जाती है। अतः अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम जल वाली फसलें बोनी चाहिए, जैसे धान के पश्चात चना बोना चाहिए। देखिए, अगर हम अधिक पानी वाली फसलें लगातार बोते रहेंगे तो पानी के जो छिद्र होते मतलब मिट्टी में जो छिद्र होते हैं वायु के आदान प्रदान के लिए वो बंद हो जाते हैं और वहाँ पे जो बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी काम नहीं करते हैं अपना, ठीक है। तो इस तरह से उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती है। पांचवा पॉइंट देखते हैं अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसल को बोना, ठीक है। तो जैविक कृषि विधि द्वारा अथवा रासायनिक विधियों द्वारा खरपतवार नष्ट कर दिए जाएं तो भूमि में भू परिष्करण तथा निराई गुड़ाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अधिक गुड़ाई जुताई करने से भूमि की संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिससे फसलों की उपज धीरे धीरे कम होने लगती है। अतः अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसलें बोनी चाहिए, जैसे आलू के बाद तंबाकू, मक्का के बाद मटर अथवा चना बोना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं भूमि को कम जीवांश प्रदान करने वाली फसल के बाद अधिक जीवांश प्रदान करने वाली फसल। ज्वार, अरहर, कपास आदि फसलें जो अपनी पत्तियां भूमि पर अधिक छोड़ती हैं, ये पत्तियां भूमि में सड़कर जीवांश में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे आगे बोई जाने वाली फसलें उसका लाभ उठा सकें। गेहूँ, ज्वार, अरहर आदि फसलों को प्रचुर मात्रा में जीवांश की आवश्यकता होती है, अतः बाद में इन्हें बोना चाहिए। तो देखिए, बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जिनके पत्ते जो मिट्टी में जाते हैं तो सड़कर एक जीवांश की तरह काम करते हैं, खाद की तरह काम करते हैं। जैसे हम अगर धान बोते हैं तो धान को अगर हम ऊपर काट लेते हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, जो डंठल होता है, वो सड़ के उसमें खाद पैदा करती हैं, जिससे आने वाली अगली फसल को उसका लाभ मिलता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सातवां पॉइंट है भूमि में विषैले पदार्थों को बढ़ने से रोकना। फसलों को अदल बदल कर इस प्रकार लगाना चाहिए जिससे कि भूमि में विषैले पदार्थ न बढ़ पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं। 8वां है कीट पतंगों का प्रकोप रोकना, फिर 9वां है कृषि साधनों का पूर्ण रूपेण उपयोग, फिर 10वां भूमि को खाली छोड़ना और कृषि की योग्यता। आप ये पॉइंट सब देख लीजिए, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे ही इस पॉइंट को देख लीजिए, इसको आप याद कर सकते हैं आराम से। अगला हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि में जुताई का क्या महत्व होता है, मतलब हम जुताई क्यों करें, जो प्लॉविंग होती है उसका क्या फ़ायदा होता है कृषि में। तो देखिए, भूमि को फसल बोने योग्य बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। अब एक ये देखिए, बीज पड़े फल अच्छा देत जितना गहरा जोते खेत, ठीक है। ये खेत की जुताई का विशेष महत्व होता है। खेत की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल प्राप्त होगी। जुताई से मिट्टी का भुरभुरा बनाया जा सकता है तथा गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जा सकता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना, ताकि उसमें वायु, गर्मी और सर्दी का भली भांति आवागमन हो सके और वह पानी सोखकर उसे संचित कर सकें, ठीक है। हल चलाना, खोदना, पाटा देना तथा जोत के अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाना सभी जुताई के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब है कि जब हम भूमि की जुताई करते हैं तो जो नीचे जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, जो वायु के संपर्क में नहीं होती और लाइट के संपर्क में नहीं होती,
तो ये जब हम जुताई करते हैं तो ये मिट्टी जब ऊपर आती है, मतलब वायु के संपर्क में आती है और प्रकाश के संपर्क में आती है, तो ये अपने में और फिर ऊपर जो आ जाती है उसमें पानी संचित भी करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, जुताई हल द्वारा की जाती है। उत्तम जुताई 16 से 20 बार तक की जाती है। हल चलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हल चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला देखते हैं। पहला है, हल चलाने से पहले बैलों को बराबर कर लेना चाहिए। बैलों को आगे पीछे हाँकने से बैलों के कंधों में मोच आने का भय रहता है। दूसरा है, हल चलाते समय हल धरती से ऊपर नहीं उठना चाहिए। हल के ऊपर उठने से हल की पैनी जो फाल होती है वो बैलों के पैरों में लग सकती है। तीसरा है, हल चलाते समय जो उसकी मुठिया होती है उस पर हाथ दबाकर रखना चाहिए, अन्यथा हाथ फिसलने का भय रहता है, जिससे कभी कभी बैलों के पैरों में फाल की नोक लग सकती है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। कूड़ बनाते समय यानी कि जो क्यारी होती है, नालियाँ जो बनती हैं, उस बनाते समय हल कहीं कम या अधिक नहीं लगना चाहिए। यदि हल सीमा से अधिक लगेगा तो हल खींचने को अधिक बल लगेगा पड़ेगा। जब हल ज़्यादा लगेगा तो बैल को अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिससे बैल शीघ्र ही थक जाएंगे और जुताई में बाधा पड़ेगी। पांचवा पॉइंट है कि हल को मोल्ड बोर्ड की ओर झुकाकर चलाना चाहिए। जोतते समय हल को सीधा रखना चाहिए तथा फाल की ओर झुकाया जाता है। ठीक है, कूड़ एक दूसरे से मिली हुई सीधी रहनी चाहिए। इन हलों से सीधी जुताई होती है तथा जगह भी नहीं छोड़ती है। छठा पॉइंट देखते हैं। पहली जोत में मेंड देकर कभी हल नहीं चलाना चाहिए। जो मेड़ हम लगाते हैं वो मेड़ की बात हो रही है। इससे बैलों के कंधों में झटका लगता है। मेड़ के बगल वाली जगह को फावड़े या कुदाल से खोद देना चाहिए या गोड़ देना चाहिए। सातवां पॉइंट है, हल को दाहिने हाथ से पकड़कर और बाएं हाथ में चपकी या साठे द्वारा बैलों को संकेत से चलाना चाहिए। जो हम बैलों को संकेत देते हैं जिससे डंडे द्वारा, हल को सीधा व हलाइयों में बांटकर चलाना चाहिए। यदि हल चलाने में कोई अवरोध मालूम पड़े तो बैलों को वहीं रोक देना चाहिए और हल को संतुलित कर लेना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हल चलाते समय हमें ध्यान रखने चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बताया कि खेतों में फसल का जो चक्रण होता है, माने फसल को जो बदल बदल के बोया जाता है, उसके क्या लाभ होते हैं, जुताई के क्या लाभ होते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।